बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 7 रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल की ही डेफिनेशन से। हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। नेक्स्ट हम उसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ रैंडम वेरिएबल की सबसे पहले डेफिनेशन है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड चांस वेरिएबल, a stochastic variable or a simply variable and it is abbreviated as r.v। हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक नेम है जिसको हम लोग चांस वेरिएबल भी कह सकते हैं कि ये चांस पे अकर करता है। स्टोहैस्टिक वेरिएबल और सिंपली वेरिएबल, इसको हम सिंपल वेरिएबल भी कह सकते हैं। और इसको अगर हम लोग लिखें तो हम इसको स्मॉल r.v या कैपिटल r.v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैंडम वेरिएबल इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी। रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है हुज वैल्यू डिपेंड ऑन चांस, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है चांस के ऊपर कि वो अकर होगा या नहीं होगा, जिस तरह से प्रोबेबिलिटी है। रैंडम वेरिएबल में भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। रैंडम वेरिएबल हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में होती है। बेसिकली रैंडम वेरिएबल हमारे पास एक वो वैल्यू है जिसको हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। रैंडम का मतलब होता है कि कोई भी हम रैंडम सेलेक्ट कर लेंगे और वेरिएबल कोई भी वैल्यू को कहते हैं हम लोग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और इसको हम लोग CDF भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ एब्रीवेटेड टू D.F, distribution for D and function for F. The distribution function of a random variable x denoted by f of x। distribution function है तो इसलिए function के लिए हम f of x यूज़ करेंगे। is defined by, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? f of x is equal to probability x is less than equals to small x। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो हमें प्रोबेबिलिटी का वो इवेंट डिफाइन करता है डैट एक्स टेक्स अ वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू एक्स, जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस होती है और इक्वल होती है स्मॉल एक्स के, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यही चीज़ इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को वो डिफाइन करता है कि जिसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होगी या लेस होगी स्मॉल वैल्यू के एक्स से। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ही प्रॉपर्टीज़, जिसमें नंबर 1 है एफ, यानी कि फंक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। फंक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड फंक्शन ऑफ प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की रेंज है 0 से लेकर 1 तक। हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी अगर कोई आंसर आएगा तो वो इक्वल आना चाहिए 0 के, और अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इन्फिनिटी के होंगे यानी कि 0 से अपवर्ड वाली वैल्यूज़ जितनी भी हैं उसका आंसर आना चाहिए 1 तक। सेकेंड प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स इज़ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि जो डिक्रीज नहीं हो सकता, जो कम नहीं हो सकता ऑफ एक्स। दैट इज़ एफ ऑफ एक्स आई लेस देन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू इफ़ x1 लेस देन इज इक्वल्स टू x2। थर्ड प्रॉपर्टी है एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक कंटिन्यूस है एटलीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच एक्स। एफ फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास एक कंटिन्यूस है कम अज़ कम कि उसके हमारे पास जो राइट साइड है वो हो एक्स के इक्वल। यहाँ तक हमने रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ा। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों के पास जो रैंडम वेरिएबल है, हम लोगों को रैंडम वेरिएबल 2 तरह के हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हम लोगों के पास रैंडम वेरिएबल की 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक नंबर है और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास इसके साथ प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो जाएगी। रैंडम वेरिएबल में सिर्फ हम लोगों के पास नंबर्स होंगे और हमने उसके साथ इसको डिफ़ाइन कर देना है, जबकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इसके साथ प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन करनी है। हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है व्हेन द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल आर काउंटेबल इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू जिनको हम काउंट कर सकें उसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की जो 2 फॉर्म्स यूज़ होती हैं, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि हम लोगों ने इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, जबकि कंटिन्यूस का मतलब है कि हमने इसको इंटेग्रल की फॉर्म में लिखना है। आगे जाके आपको ये समझ भी आ जाएगी। एग्जाम्पल
व्हेन 2 डाइस आर रोल, अगर हमारे पास 2 डाइस हैं वो रोल हुए हैं, द टोटल ऑफ द 2 डाइस विल बी 2 to 12। अगर हमारे पास 2 डाइस रोल हुए हैं, हमारे पास 2 डाइस को अगर हम लोग सम करें तो उनका हम लोगों के पास आंसर 2 से लेकर 12 तक आता है। द टोटल ऑन द 2 डाइस इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जो टोटल नंबर्स आए हैं हम लोगों के पास, इसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि जो कोई नंबर जिसको हम डिफाइन कर सकें उसको हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास टॉपिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इफ़ इट रेफर्स टू अ डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस, अगर वो हमारे पास डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस को रेफ़र कर रहा हो। एक्सप्लेनेशन है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। सपोज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x कैन एज्यूम द वैल्यूज़ x1 to xn। अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x की कुछ वैल्यूज़ हैं, यानी कि x1 से लेकर xn तक विथ कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़, अगर हम लोग उसके साथ प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दें तो हर x1 से लेकर xn तक की वैल्यूज़ के साथ प्रोबेबिलिटी यानी कि p अप्लाई हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्ड, अगर हम लोग इन दोनों को ऑर्डर करके लिख दें तो ये x और ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों के पास कंबाइन हो जाएगी, तो x1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 एक पेयर बन जाएगा और x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 एक पेयर बन जाएगा। सो ऑन टू xn प्रोबेबिलिटी ऑफ xn, हम लोगों के पास n तक पेयर बन जाएंगे। इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आए कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब एक ही है, इन दोनों को एक ही चीज़ कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो या प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो, दोनों का मतलब एक ही है। और अगर आपके पास डेफिनेशन में भी इसी तरह आए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो आपने एक ही बात लिखनी है दोनों के अंदर। Of random variable x, the probability is that random variable x will take values xi is denoted by probability of xi, where probability of xi is equals to probability of x is equals to xi, जिसमें हम लोग जो हमारे पास जो random variable है x जिसकी वैल्यूज़ हैं xi तक, इसको हम लोग डिनोट करेंगे probability distribution के अकॉर्डिंग p of xi से, जिसको हम लोग लिख सकते हैं probability of x is equals to xi। ये हम लोगों के पास एक टेबल है वैल्यूज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल xi, जिसमें हम लोगों ने x1 से लेकर xn तक वैल्यूज़ लिखी है, और अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है तो वो हो जाएगा p ऑफ x1 x2 xi एंड सो ऑन टू xn। यहाँ तक हम लोगों के पास ये टॉपिक हो गया है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन f ऑफ xi। हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन। अगर आपके पास क्वेश्चन में पेपर में आए कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, तो आपने यही दो प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है, दोनों का एक ही नाम है। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन ऑफ xi आर। नंबर 1 प्रॉपर्टी है फंक्शन ऑफ x इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कि हमारे पास जो भी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आएगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, यानी कि नेगेटिव नहीं होगी। इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये हमेशा 0 से लेकर 1 तक की रेंज में या 0 होगा, या 0 की रेंज से लेकर 1 तक की रेंज में होगा। 0 लेस दैन इज इक्वल्स टू f ऑफ x लेस दैन इज इक्वल्स टू 1 की इसकी रेंज है हमारे पास 0 से 1, यानी कि 0 से 1 तक की जिस तरह प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 तक, उसी तरह ये भी प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो ये भी 0 से लेकर 1 तक की रेंज में लाया करेगा। अगर आपका आंसर 0 से लेस या 1 से एक्सीड कर रहा हो तो आपने गलत सॉल्व किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज़ इक्वल्स टू 1, कि अगर हम लोग इन सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम करें तो हमारे पास इक्वल आए 1 के। 10 समेशन i इज़ इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ xi इज़ इक्वल्स टू 1। जब हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम लोगों के पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर रही होंगी कि क्वेश्चन में, तो हम इसको अप्लाई करेंगे। सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इसका आंसर हम लोगों के पास होना चाहिए 0 से लेकर 1 तक की रेंज में। और सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों के पास ये है कि हम लोग जो प्रोबेबिलिटीज़ को सम करें तो हमारे पास आंसर आए 1। तो हमने यही काम करना है पूरे क्वेश्चन में। अगर हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन की कोई एग्जाम्पल या क्वेश्चन हो तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर सेटिस्फाई करवानी है। अब है हमारे पास ग्राफ ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इस वाले ग्राफ को हम लोग कहते हैं लाइन ग्राफ और इस वाले ग्राफ को हम लोग कहते हैं जंप ग्राफ। और ये वाला जो ग्राफ है इसमें हम लोग जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि रेंजेस वाला प्रॉपर्टी नंबर 1
ये प्रॉपर्टी नंबर 1 के लिए है, जो कि 0 से लेकर 1 तक की रेंज में लाई करता है। इसमें हम लोगों के पास अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जबकि ये वाला ग्राफ, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ ऑगिव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, ये बिल्कुल उस तरह से बनता है कि ये एक्सीड से एक्सीड होता जाता है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होकर 1 पे जाता है, 1 तक ही जाएगा, इसलिए ये एक्सीड से एक्सीड होता जाएगा। जबकि ये ग्राफ फ्लक्चुएशन यानी कि फ्लक्चुएट करेगा ऊपर से नीचे तक। इस तरह से हम लोग ये ग्राफ भी बनाएंगे। इसको हम लोग कहेंगे लाइन ग्राफ और इसको हम लोग कहेंगे जंप ग्राफ। अब नेक्स्ट हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। ये सिंपल है कि हम लोगों ने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स पुट करना है और यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ जो कि है x1 से लेकर xi तक या xn तक। इस तरह से नॉर्मल जो हिस्टोग्राम है आप लोग ये बना लेंगे। ये हम लोगों के पास टॉपिक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के टॉपिक से रिलेटेड ही एग्जाम्पल नंबर 7.1 सॉल्व करते हैं। अब हमने एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल नंबर 7.1 पेज नंबर 230 के ऊपर है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग है ये, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी distribution and distribution function for the number of heads when 3 balanced coin are tossed. Construct a probability histogram and graph of the distribution. सबसे पहले आपने probability distribution और probability function दोनों के अकॉर्डिंग आपने number of heads when 3 coins are tossed की probability फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपने फाइंड आउट करने के बाद आपने probability histogram and graph of the distribution इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं। तो चलें अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7.1 में आपने क्या करना है कि इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपके पास 3 कॉइन है जिसको आपने टॉस करना है और आपको नंबर ऑफ़ हेड्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है ये नंबर 1 कॉइन, ये नंबर 2 कॉइन एंड ये है नंबर 3 कॉइन। नंबर 1 कॉइन में है आपके पास हेड और टेल। उसके बाद आपने इसका हेड और टेल दोबारा डिफाइन करना है, फिर हर एक के साथ हेड टेल और ये आपके पास सैम्पल स्पेसेस आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि ये है हम लोगों के पास डिस्क्रीट की एग्जाम्पल। तो हम लोग, इसका मतलब है कि हमने इसमें नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, इंटीग्रल की फॉर्म में नहीं लिखना। तो यहाँ पर मैंने सारे सैम्पल स्पेसेस बना लिए। ये टोटल है आपके पास 8। अब हमारे पास चांस क्या है नंबर ऑफ़ हेड्स के आने का? या तो नंबर ऑफ़ हेड्स के चांस आने का ये है कि सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी हेड ना आए, जैसा कि ये है टेल, या हो सकता है कि हमारे पास एक हेड आए या 2 हेड आए या 3 हेड आए। 3 हेड से ज़्यादा हम लोगों के पास आ ही नहीं सकता, इसलिए हम लोगों के पास यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक का चांस है कि इसमें हम लोगों के पास इतने हेड्स आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स होगा हम लोगों के पास इसके 0 1 2 3। ये हम लोगों के पास जो नंबर्स होंगे ये रेफ़र करेगा स्मॉल x को, यानी कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों के पास वो कितने आउटकम्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखने हैं, जिसमें हम लोगों के पास कोई भी हेड ना हो। वो है सिर्फ हम लोगों के पास एक ही 1 1 1। अब हमने इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखना है, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1/8, यानी कि हम लोगों के पास एक सैम्पल स्पेस बनी, यानी कि एक हम लोगों के पास इवेंट आया 1/, और ये टोटल है हम लोगों के पास टोटल सैम्पल स्पेस 8 है, तो इसलिए हो गया ये 1/8। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है कि हेड्स हों एक। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखना है कि वो कितने इवेंट्स हैं जिसमें हम लोगों के पास एक हेड्स आ रहा हो। वो है हम लोगों के पास 1 2 3। ये 3 नंबर्स हैं हम लोगों के पास जिसमें हम लोगों के पास हेड आ रहा है। नंबर 1 इज़ हेड टेल हेड टेल एंड टेल हेड, दैट इज़ इक्वल्स टू 3/8। ये हम लोगों के पास 3 हम लोगों के पास आंसर आया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 3/8 लिखा है। नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए Px इज़ इक्वल्स टू 2 के वो कौन से हम लोगों के पास इवेंट्स आएंगे जिसमें हम लोगों के पास सिर्फ 2 हेड्स आ रहे होंगे। तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर वो लिखना है, 2 हेड्स आ रहे हैं, एक इसमें और एक इसमें। ये हो गया 1 2 और अगेन 3। नंबर 1 है हेड टेल हेड एंड टेल हेड। ये भी हम लोगों के पास 3/8 आ जाएगा। और नेक्स्ट में हम लोगों ने वो लिखना है जिसमें हम लोगों के पास तीनों ही हेड आ रहे हों। Px इज़ इक्वल्स टू 3, वो कौन सा इवेंट है जिसके अंदर हमारे पास तीनों हेड आ रहे हों? वो है हेड और ये इक्वल हो जाएगा 1/8 के।
अब आपने क्या करना है कि जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर टेबल बनाना सिखाया था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वैसे आप लोगों ने टेबल बना लेना है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी एक्स की वैल्यूज़ और नीचे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के आंसर आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको टेबल बनाकर फिर दिखाती हूँ। इस तरह से आपने टेबल बनाना है कि आपने सबसे पहले हम लोगों को चाहिए थे नंबर ऑफ़ हेड्स, तो ऐसा ही आपने x1 लिखना है और यहाँ पर नीचे प्रोबेबिलिटीज़ के साथ इनको अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर ये मैंने आपको समझाने के लिए टेबल बनाया है, अब आपने एग्जैक्ट टेबल बनाना है इसी के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ हेड्स आने के चांस कितने थे, 0, 1, 2 और 3, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ के क्या आंसर आए, यानी कि 0 पे जब हमने नंबर ऑफ़ हेड्स फाइंड आउट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1/8। नेक्स्ट जब हम लोगों के पास पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 था तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3/8। और जब हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 था तब हमारे पास क्या आंसर आया, 3/8। और जब हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू 3 हुआ तब हमारे पास क्या आंसर आया, 1/8। इस तरह से ये आपने पूरा टेबल बना लेना है और ये आपके पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन का टेबल बन गया है। अब इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने इसी डिस्ट्रीब्यूशन को फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ तक जो हमने फाइंड आउट किया है ये हो गया है हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इन्हीं वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में अप्लाई करने के लिए वही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग वो जो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमारे पास रेंज होनी चाहिए 0 से लेकर 1 तक, और सम करें हम प्रॉबिलिटीज़ का तो वो 1 के इक्वल आए, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। अब हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी है फंक्शन ऑफ एक्स आई इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 0, के वो हो हमारे पास 0 और 0 से बड़ा। और जब हम इन सब सम करें प्रोबेबिलिटीज़ का, यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू 1, के हम लोग इन प्रोबेबिलिटीज़ का सम करें तो आंसर आए 1 के। अब सबसे पहले हम लोग कंडीशन नंबर 1 अप्लाई करेंगे। अब हम लोगों के पास जो रेंज थी वो है हम लोगों के पास इसके अकॉर्डिंग 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक की हैं। तो अब हम लोगों के पास यहाँ पर 4 कंडीशंस आ जाएंगी। नंबर 1 कंडीशन ये होगी कि x इज़ लेस देन 0, ये नंबर 1 कंडीशन है। नंबर 2 कंडीशन ये होगी कि 0 से लेकर 1 तक आएगा। नंबर 3 कंडीशन ये होगी कि 1 से लेकर 2 तक जाएगा। और नंबर 4th कंडीशन होगी हम लोगों के पास 2 से लेकर 3 तक जाएगा। और लास्ट कंडीशन ये होगी कि x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3, कि ये सिर्फ 3 तक होगा। अब सबसे पहले हमने 0 में क्या करना है कि अगर हम लोगों के पास है नंबर 1 कंडीशन, तो हम लोगों के पास है p इज़ x इज़ लेस देन 0, डैट इज़ इक्वल्स टू p x इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की है जो 0 से लेस हो। 0 से लेस वाली हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी में, इसलिए ये इक्वल्स हो जाएगा 0 के। नेक्स्ट अब हम लोगों ने अब इस वाली रेंज में हम लोगों ने वो रेंज लिखी है जो कि हो 0 लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन इज इक्वल्स टू 1, जो कि हो 0 के इक्वल और 1 से छोटी। तो वो हम लोगों के पास है 1 से छोटी और 0 के इक्वल सिर्फ p x इज इक्वल्स टू 0 है, जिसका आंसर है 1/8। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास रेंज है 1 इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन 2, जिसमें हम लोगों के पास वो रेंज आएगी जो कि हो 1 के इक्वल और 2 से छोटी, 1 से छोटी या इक्वल्स टू 2 से भी छोटी। तो इसमें हम लोगों के पास दो रेंज आएंगी। 1 से छोटी हम लोगों के पास है 0 और 1 के इक्वल है पी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये हम लोगों के पास दो रेंज आ जाएंगी, एक पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 की और एक पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 की। 2 से छोटी और 1 से छोटी और इक्वल्स लेनी है हमने, तो हम लेंगे पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 और पी एक्स इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू x इज़ लेस देन 2 इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 3/8 डैट इज इक्वल्स टू 4/8। नेक्स्ट हम लोगों के पास रेंज है 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3, जिसमें हम लोगों के पास वो रेंज आए जो कि हो 3 से छोटी, 2 के इक्वल और 2 से भी छोटी। 2 से भी छोटी हम लोगों के पास यहाँ पर 3 रेंजेस हैं जैसा कि 0, 1, 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 से छोटा हम लोगों के पास है 0 और 3 से लेस है हम लोगों के पास सिर्फ 2 तक, 1 प्लस 2।
अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 3। आप इसी आंसर के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 का आंसर भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 दैट इज़ इक्वल्स टू 7/8। अब लास्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी है जिसमें आपने लेना है x इज़ ग्रेटर देन n इज़ इक्वल्स टू 3। आपके पास 3 से छोटा हो, आपने यहाँ पर वो लेनी है। तो हम लोग 3 से बड़ी और कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो हम लोग को लेनी है 3 से छोटी और 3 के इक्वल वाली वैल्यूज़। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 से लेकर यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दिखा सकती हूँ कि 3 से छोटी जितनी भी आपने वैल्यूज़ फाउंड की हैं, पी एक्स इज़ इक्वल टू 0, एक्स इज़ इक्वल टू 1, प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 2 और प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 3। मैंने यहाँ पर 7/8 जो कि तीनों वैल्यूज़ हैं, इन सब के आंसर्स को ही 1/8 जो कि इसका पी एक्स इज इक्वल टू 3 का आंसर था उसका आंसर लिखा। अब ये आंसर आएगा 8/8 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। इसका आंसर आ गया 1। जैसा कि इन्होंने हमें कहा हुआ था कि जब आप इन रेंजेस के अकॉर्डिंग इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो हमारे पास ये 1 आंसर आ गया है। और इसके अलावा भी आप यहाँ पर भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ये 1/8, 3/8 हो गया 4/8 एंड 4/8 प्लस 3/8 दैट इज़ इक्वल्स टू 7/8 एंड 7/8 प्लस 1/8 दैट इज़ इक्वल्स टू 8/8 जो कि इक्वल है 1 के। 1 3 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8/8 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। यानी कि ये सम ऑफ द प्रॉबिलिटीज़ अगर आप करें तो आपके पास आंसर 1 आए। जब आपके पास आंसर 1 आए तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। यहाँ तक हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी सॉल्व हो गया। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिखने का हमारे पास यहाँ पर एक तरीका है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट बना सकते हैं। अब हम आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी 5 हम लोगों के पास कंडीशंस थी जो हम लोगों ने रेंजेस यूज़ किए हैं, आप लोग यहाँ पर वही रेंज यूज़ करेंगे। फर्स्ट में आप यूज़ करेंगे 4 एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। जब एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 था कि अब या वो 0 हो या 0 से लेस, तब हम लोगों के पास क्या आंसर आया था 0। नेक्स्ट में था हम लोगों के पास रेंज 4 0 एक्स इज़ इक्वल्स टू 1। इसमें हम लोगों के पास क्या आंसर आया था 1/8। आपने यहाँ पर वो लिख देनी है। सेकंड पे आप लोगों के पास जब रेंज थी x लेस देन लेस देन 2, तब आप लोगों के पास क्या आंसर आया था 4/8। आपने यहाँ पर वो लिख देनी है। नेक्स्ट आपके पास जब ये रेंज थी 2x इज़ 3, तब आप लोगों के पास क्या आंसर आया था 7/8। और जब आपके पास x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 था, तब आपके पास आंसर आया था 8/8 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को लिखते हैं, जिसमें आपने 0 से स्टार्ट करते हुए 1 तक जाना है। और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक की रेंज में, तो इसके आंसर भी इसी तरह से इसी रेंज में आएंगे। 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और ये 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोगों ने सॉल्व करना है हिस्टोग्राम। हम लोगों ने बनाना है हिस्टोग्राम, तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर इस तरह से ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने बनाना है प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है। सबसे पहले आप एक स्केल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप x और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्केल, जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ स्केल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले जब हम लोगों के पास। और आपने ग्राफ यूज़ करना है ये वाला, जो हम लोगों ने इस टेबल में जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, आपने ग्राफ के अंदर इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ग्राफ बनाना है। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। और जब आप यूज़ करेंगे ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तब आप लोग जंप ग्राफ यूज़ करेंगे, तब आप उसके लिए यूज़ करेंगे ये वाली वैल्यूज़ का ग्राफ। अब हम लोग ये वाली वैल्यूज़ के लिए अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों के पास 0 पे आंसर है 1/8, 1 पे आंसर है 3/8, 2 पे आंसर है 3/8 और 3 पे आंसर है 1/8। अब मैं आपको ये ग्राफ दिखाती हूँ, फिर आपको ये ग्राफ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब 0 पे आपके पास आंसर है 1/8, आपने यहाँ पर वो बना लिया। 1 पे आंसर है आपका 3/8, आपने यहाँ पर वो बना लिया। 2 पे आंसर है आपका 3/8, आपने यहाँ पर वो बना लिया। और 3 पे आपका आंसर है 1/8, आपने यहाँ पर वो बना लिया। हिस्टोग्राम बनाते वक्त आप यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़, और ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज़, जो कि हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट किया है। सबसे पहले अगर आपके पास 0 है तो 0 को आप एज इट इज़ रहने देंगे। 1 पे आप लोगों का आंसर है
1/8, then 4/8, then 7/8 एंड देन इक्वल्स टू 1। जंप ग्राफ हम लोगों ने बनाना है। सबसे पहले अगर आपके पास आंसर है 1 पे 1/8, तो उसके लिए आप लोग स्टार्ट लेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद पहले 0 था तो इसलिए हमने 0 को ओरिजिन की लाइन से स्टार्ट किया। फिर 1 पे है 1/8, इसलिए यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट है 2 पे 4/8। नेक्स्ट अब आपने जाना है 4/8 पे। देन आप यहीं से स्टार्ट लेंगे 4/8 और 2 तक की लाइन तक जाएंगे, और आप इसको यहाँ पर इस तरह से नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 पे है आपका आंसर 7/8। अब आपने यहाँ तक से जाना है 7/8 तक, और ये 3/8 से इस तरह से आपने ये पॉइंट ड्रॉ कर देना है, और इस तरह से आप 1 पे जाकर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास 3 और 3 से बड़े पे है आंसर आपके पास 1, और ये है 1 तक का ही ग्राफ। यहाँ पर आपके पास f(x) का स्केल आ जाएगा। जो भी आपके पास आंसर, जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आंसर फाइंड आउट किए हैं, आपके पास यहाँ पर वो आंसर आ जाएंगे जो कि है 0 से लेकर 1 तक। और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ हेड्स के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यूज़ थे आपके पास यहाँ पर वो आ जाएंगे। तो ये बन गया हम लोगों के पास ग्राफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन का भी ग्राफ और हिस्टोग्राम का भी ग्राफ। और ये हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.2। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7.2, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है। पार्ट ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द डॉट्स व्हेन द 2 फेयर डाइस आर थ्रोन। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है जब आपके पास 2 फेयर डाइस एक साथ थ्रोन हो, तो आपके पास सम ऑफ द डॉट्स आए जिसमें आपके पास 2 फेयर डाइस के थ्रोन होने की प्रोबेबिलिटी हो। बी पार्ट में आपने ये करना है, यूज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग पार्ट 1 सम ऑफ 8 और 11 के आपके पास आंसर आए सम करके 8 या 11, और सम इज़ ग्रेटर देन 8 के आपके पास सम करें तो आंसर आए 8 से बड़ा, एंड सम इज़ ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल्स टू 10 के आपके पास आंसर आए 5 से बड़ा और 10 के इक्वल और 10 से छोटा। तो चलें अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.2 में आपने क्या करना है कि आपके पास पार्ट ए का सोल्यूशन है कि आपके पास 2 फेयर डाइस थ्रोन हुए हैं, ये उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ है और आपने इन सबको सम करके लिखना है। तो आपके पास क्या आंसर आता है? सबसे पहले अगर आप 1 और 1 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 2, देन 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से आप 2 से लेकर स्टार्ट करेंगे 12 तक। तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा 6 + 6 = 12, यानी कि हम लोग यूज़ करेंगे x = 2 से लेकर 12 तक का, यानी कि हम लोगों के पास x की वैल्यूज़ होंगी 2 से लेकर 12 तक। तो अब हम लोग ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए यहाँ पर सब अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब हम लोगों के पास आए x = 2, तो जब हम लोगों के पास 2 आया तो हम लोगों के पास क्या वैल्यू है कि हम लोगों के पास सम करके आंसर 2 आए, तो वो है 1,1। ये है हम लोगों के पास टोटल 36 सैम्पल स्पेस, और इसका आंसर है हम लोगों के पास 1/36। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम लोगों के पास x = 3 आए। 3 आने के चांस कब कब है? एक है 1,2 और एक है 2,1। अब हम लोगों के पास ये दो वैल्यूज़ हैं तो ये हो जाएगा 2/36। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास है x = 4। 4 आने के हम लोगों के पास क्या चांसेस हैं? एक है हम लोगों के पास 1,3, एक है 2,2 और एक है 3,1। तो ये हम लोगों के पास इक्वल हो जाएगा 3/36। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ का 2 से लेकर 12 तक के लिए आपने यहाँ पर पूरा डाटा कलेक्ट कर लेना है। अब इस तरीके से आपने जब Px = 2 के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है तो आपके पास आंसर आएगा 1/36। Px = 3 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा 2/36। Px = 4 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा 3/36। Px = 5 के अकॉर्डिंग आएगा 4/36, देन 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। यहाँ तक आप लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोगों ने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, और टेबल में कन्वर्ट करके लिखने के बाद आपने ये चेक करना है कि इसका आंसर 1 के इक्वल है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग टेबल बना लेते हैं, और टेबल की वैल्यू स्टार्ट होंगी जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से लेकर 12 तक, और 2 से लेकर 12 तक जिस की जो वैल्यूज़ होंगी आपने उनके आगे ये सारी मेंशन कर देनी है। अब पूरा टेबल कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से आपने एक तरफ लिखना है xi और एक तरफ लिखना है f(xi), और यहाँ पर भी xi और f(xi). 2 से लेकर 12 तक आपने सारी वैल्यूज़ लिखनी है, और 2 पे आपके पास जो आंसर था, 3 पे, 4 पे, इन सब का जो आंसर था आपने यहाँ वो मेंशन कर देना है। अब आपने यहाँ पर जो नीचे 1/36 से लेकर 1/36 12 तक की ये वैल्यूज़ हैं, आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है और चेक करना है कि क्या आपका आंसर 1 आ रहा है या नहीं।
अगर आपका आंसर 1 के इक्वल हो तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और अगर 1 के इक्वल ना हो तो इसका मतलब है कि आपने कोई मिस्टेक की है। अब जब यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ को ऐड किया तो यहाँ पर आंसर 36 ही आ रहा है। 36/36 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक फाइंड आउट की है। अब ये हम लोगों के पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.2 का ही पार्ट बी। अब पार्ट बी के फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ स्टेटमेंट है कि आपने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आप आंसर सम करें तो आपके पास आंसर 8 आए या 11 आए। तो हम लोगों के पास 8 पे हम लोगों के पास आंसर है 5/36 और 11 पे हम लोगों के पास आंसर है 2/36। तो हम यहाँ पर वो लिखेंगे सम ऑफ 8 और 11 इज़ इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 11। तो हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे x इज़ इक्वल्स टू 8 की जो कि है 5/36 और 11 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे जो कि है 2/36 दैट इज़ इक्वल्स टू 7/36। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास सेकंड पार्ट है सम इज़ ग्रेटर देन 8। आपने वो सम लेकर आना है कि आपके पास 8 से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ का सम आए। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि 8 को छोड़कर 8 से बड़ी बड़ी यानी कि 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पर आपने लिखना है पी एक्स इज़ ग्रेटर देन 8 जो इक्वल है 9 से लेकर 12 तक, यानी कि 9 से लेकर 12 तक की जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने यहाँ पर सब वो लिखनी है, उन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। 9 पे आपका आंसर है 4/36। नेक्स्ट पे आपके 10 का आंसर है 3/36। नेक्स्ट पे आपके 11 का आंसर है 2/36 और 12 पे आपका आंसर है 3/36। अब ये आपके पास आंसर आ जाएगा पी एक्स इज़ ग्रेटर देन 8 इज़ इक्वल्स टू 10/36। अब नेक्स्ट आपने पार्ट 3 सॉल्व करना है जिसमें आपके पास स्टेटमेंट है कि आपके पास सम हो 5 से ग्रेटर और 10 के इक्वल और 10 से लेस, यानी कि आपने 5 की रेंज से लेकर 10 की रेंज तक की सारी वैल्यूज़ लिखनी है। 5 से ग्रेटर हो यानी कि 6 से लेकर 10 तक की आपने सारी वैल्यूज़ लिखनी है। तो चलिए अब हम लोग वो सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने लास्ट पार्ट सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है सम इज़ ग्रेटर देन 5 कि हमारे पास सम हो 5 से बड़ा बट लेस और इक्वल्स टू 10, लेकिन लेस हो 10 के इक्वल और 10 से छोटा, जिसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल्स टू x एंड लेस देन और इज़ इक्वल्स टू 10 कि हम लोगों के पास आंसर आए 5 इज़ x इज़ लेस देन x एंड लेस देन इक्वल्स टू 10 दैट इज़ इक्वल्स टू, इसमें हम लोगों के पास आंसर आएगा 6 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ का। अब हम लोगों के पास 6 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ का जो भी सम है हम यहाँ पर वो लिखेंगे और इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों के पास स्टेटमेंट थी सम इज़ ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमने 6 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं और इसका हमारे पास आंसर आया है 32/36। ये हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7.2 का पार्ट बी का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया और यहाँ तक हम लोगों के पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक भी यहीं तक एंड होता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।